एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपको पता होगा 14 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले आपको दिल्ली पुलिस के पीवीएस सारे पेपर में कराने वाला हूँ, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। गाइज, मैं हर क्वेश्चन का आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, किस तरीके से सवाल बन सकता है वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए गाइज, शुरू करते हैं। देखिए गाइज, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, जो इसमें है सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चुनाव आयुक्त पूछा है 2020 में, ये करंट का क्वेश्चन था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपका चुनाव आयुक्त से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाए। तो मैंने पॉइंट आपको बताए यहाँ पे। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, भारत के जो निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निवारण जो सदन है नई दिल्ली में, वहाँ पे उसका जो है आप मिल जाएगा। आपको जिस पूछा जा सकता है मुख्यालय भी, तो मुख्यालय आपको पता चल गया। सेकंड पॉइंट है हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो आपको पता होगा सुनील अरोड़ा पूछा जा सकता है। तो सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अन्य चुनाव आयुक्त यानी कि चुनाव आयुक्त के अलावा 2 सदस्य और होते हैं इसमें, यानी टोटल 3 होते हैं। तो 2 सदस्य कौन कौन से हैं? पहला है आपका राजीव कुमार है, और दूसरा है आपका सुशील जो चंद्रा है। ये 2 आपके सदस्य हैं, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 उसके अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, भारत के पहले मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन थे। आपको पता होगा सुकुमार सेन थे पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा, भारत के सबसे लंबे समय तक जो सेवारत मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे तो वो कौन थे। तो के जो सुंदरम हैं, ये जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, जो सबसे लंबे समय तक इन्होंने कार्यकाल संभाला था। बात करते हैं भारत के सबसे कम समय तक कौन रहे थे। तो वी.एस. रमा देवी थी जो सबसे कम समय तक जो है कार्यभार इन्होंने संभाला था। पूछा जा सकता है भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो यही है वी.एस. रमा देवी, ये भारत की पहली जो है महिला चुनाव आयुक्त थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो भारत निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है हमारा इंडिया का, तो एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है गाइस, ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत जो है निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी पूछा जा सकता है भारत का जो निर्वाचन आयोग था वो कब लागू हुआ। तो 25 जनवरी 1950 को ये जो है लागू किया गया था। वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को। ये कब से लागू हुआ था बनाना, तो 2011 से इसे लगातार मनाया जा रहा है। बात करते हैं चुनाव आयोग का कार्यकाल। तो चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या 65 साल की उम्र आपकी पूरी होने तक। यानी अगर 65 साल की उम्र आपने पूरी कर ली तो आप वहां से सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। अगर अन्यथा अगर आपकी 65 साल नहीं हुई है तो 6 वर्ष में आपको सेवानिवृत्त वहां से कर दिया जाएगा। तो गाइज, ये पॉइंट थे आपके जो चुनाव आयोग से संबंधित थे। आशा करता हूँ ये वीडियो में आपके लिए जो आने वाले एग्जाम हैं बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान वर्गों में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया है, तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बन सकते हैं आपके। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, अभिजीत मुखर्जी को दिया गया था 2020 का ये। अब इसके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी जान लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में हो सकता है इससे कुछ और क्वेश्चन भी मिल जाएं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत में एक विज्ञान पुरस्कार है जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि कब कितने साल में ये प्रदान किया जाता है। तो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जो कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिक में उल्लेखनीय है। और उत्कृष्ट शोध के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके लिए ऐसे पॉइंट बन सकते हैं गाइस, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हाथ से लिखकर मैं आपके लिए नोट्स लेकर आता हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। मैं गारंटी देता हूं आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। यह पुरस्कार विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पुरस्कार को पहली बार 1958 में दिया गया था। तो पूछा जा सकता है कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1958 में इसे पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, या इसके संक्रमित करने के जो वायरस है कारण वो क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका एंडीज मच्छर, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है। एंडीज मच्छर के काटने से ही जी रोग होता है। जी का रोग जो है एंडीज मच्छर के काटने से होता है, और ये मच्छर दिन के समय में काटता है। इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए वो। तो आपका जीका वायरस रोग मुख्य रूप से एंडीज मच्छर के काटने से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से होता है, पूछा जा सकता है। तो एंडीज मच्छर के काटने से यह रोग होता है। इसके लक्षण के बारे में अगर मैं बात करूं तो बुखार, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द आपको दिखाई देगा। जब आपके जोड़ों में बुखार में दर्द होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जीका वायरस जो है हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है, या किसी मच्छर ने हमें जो है काट लिया है। इसमें मांसपेशियों में दर्द होता है, दाने दाने होते हैं, सिर दर्द भी शामिल हो सकता है, इसमें सिर दर्द भी हो सकता है। आमतौर पर 2 से 7 दिन तक ये लक्षण जो है रहते हैं, जो आपके लिए
कोई भी चीज़ पिछाड़ने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए थी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधार दर, यानी बैंक की जो आधार दर होती है, यानी कि बेस रेट बोलते हैं जिसको, किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं होती। हालांकि कुछ परिस्थितियों में अनुमति में, कुछ मामलों में वह उधार दे सकता है। तो कौन सा ऐसा मामला होगा आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है आधार दर जो है ये लागू की गई थी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आधार दर क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आधार दर एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर होती है, यानी एक बैंक है जो उसकी न्यूनतम ब्याज दर होती है उसे बोलते हैं आधार दर। कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसके नीचे वह उधार नहीं दे सकता। अब ये जो है उधार नहीं दे सकता, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें वो उधार दे सकता है। मैं आपको बता दूं उस चीज को। मैं देखिए इसमें जो है आरबीआई, यदि आरबीआई के द्वारा अनुमति दिए कुछ मामलों में आप उधार दे सकते हैं बैंक, यानी आरबीआई से उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें जैसे यानी कि यह बैंक की न्यूनतम जो ब्याज दर है जिसके नीचे वह उधार देने के लिए व्यवहार जो होता है नहीं है। तो यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे बताया जाएगा कि कुछ मामलों में वो जो है उधार दे सकता है। बात करते हैं आरबीआई द्वारा 1 जुलाई 2011 को इसे लागू किया गया था। ये भी डायरेक्टली सवाल आया है कि कब जो है आधार दर जो बैंक में जो लागू की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2011 से ये जो है लागू की गई थी। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सभी बच्चों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें से 3 पुस्तक ऐसी हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। जैसे मैं आपको बता दूं, जो नेचर क्योर है ये भी महात्मा गांधी से लिखी गई थी। आपका इंडियन होम रूल जो है ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। और इंडियन ऑफ माई थ्रेस जो ड्रीम्स हैं ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। बात करते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये आपकी एम के गांधी की पुस्तक नहीं है, जबकि ये सरोजनी नायडू की पुस्तक है। तो आप लिख सकते हैं ये पुस्तक किसकी है, तो सरोजनी नायडू की ये पुस्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में थोड़ा पॉइंट और जान लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम के गांधी एक जो है विपुल लेखक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में कि वो कैसे लेखक थे, विपुल लेखक थे। गांधी ने इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया 2 समाचार पत्रिका जो है छापी थी। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपके लिए। महात्मा गांधी द्वारा गांधी जो पुस्तक है, एक तो हिंद स्वराज आपकी 1909 ईस्वी में जो इन्होंने ये की थी, महात्मा गांधी दोनों होम प्रो जो हिंद स्वराज पुस्तक है। और आपको बता दें इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स 1947 में छापी थी। इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है इनकी। और नेचर क्योर 1945 में जो इन्होंने जो है छापी थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये इनकी जो है पुस्तकें हैं। कुछ और इफेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पोरबंदर में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार लगा सकते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। बात करते हैं 1914 ईस्वी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में महात्मा शब्द, जो महात्मा शब्द है ना, इसका जो है प्रयोग किया गया था। पहली बार उन्हें सम्मान के रूप में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा शब्द से बुलाया गया था कि ये जो है महात्मा है। और 1915 में आपको पता होगा वो इंडिया में आ गए थे। तो पूछा जा सकता है कि 1914 में उन्हें पहली बार जो महात्मा का उपाधि दी थी तो दक्षिण अफ्रीका में दी गई थी। उन्हें एक सम्मान के रूप में जो है महात्मा कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसका जो है निर्माण तुगलक काल में नहीं होता। तो सही आंसर है जामा मस्जिद का जो है निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था, जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आपको बता दूं मैं इसमें 3 जो है ये जो है आपका तुगलक जो काल में जो है हुआ था। और जैसे खिड़की जो मस्जिद है वो तुगलक काल में हुआ था। फिरोज शाह कोटला जो बना था वो भी तुगलक काल में बना था। और तुगलकाबाद जो है वो भी तुगलकाबाद जो है वो भी तुगलक के काल में बना था। लेकिन जामा मस्जिद के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। क्योंकि आपको पता होगा मुगल बादशाह तो 1650 से 165 ईस्वी के बीच में जो है ये कराया गया था। कन्फर्म डेट इसमें पता नहीं है हिस्ट्री में भी। इन्होंने कला संस्कृति वास्तुकला प्रचार के लिए जाना जाता है। यानी कि शाहजहां को जो कला संस्कृति वास्तुकला प्रचार के लिए जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए ताजमहल और लाल किला इनके ही शासनकाल में बनाया गया था, यानी शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था ताजमहल और लाल किला भी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। लाहौर में बादशाही मस्जिद है एक, जहाँ पे उसमें वास्तुकला योजना जो है जामा मस्जिद के बिल्कुल समान है, यानी दोनों मस्जिद समान है, जो कि शाहजहां के बेटे आपको बता दूं मैं औरंगजेब ने बनवाई थी। ये जो है पूछा जा सकता है कि बादशाही मस्जिद जो है किसने बनवाई थी, तो औरंगजेब ने बनवाई थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी जो ये शाहजहां ने बनवाई थी ये मस्जिद, आपको जो आपका मस्जिद है जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए थी जिससे आप समझ पाएं थोड़ा सा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूगोल में जो मिएंडर है, मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से
संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सही आंसर हो जाएगा मेंढर जो है नदी से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, नदियों से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए मेंढर क्या होता है, जैसा कि नदी का जो कटाव है वो दाएं ओर से बाईं ओर से निकल जाती है, उन्हें जो है कटाव कहते हैं। यह बड़े मोड़ बनाती है, जो ये बड़े मोड़ बनाती है और फिर घोड़े की जो नाल है उसके जैसी आकृति जो है ये ले लेती है, जिसे मेंढर कहा जाता है। कई बार पूछा गया है मेंढर क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे मेंढर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्राडूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी पेट्राडूरा क्या है, तो यह एक पत्थर जो दीवारों पर कलाकृति है जो लिखने में काम आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। आपको बता दें इसे एक जो है सजावटी कला माना जाता है। कई बार मैंने बताया है कि ये एक सजावटी कला है पेट्राडूरा। इसमें आपको बता दूँ शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था, ताजमहल में आर्किटेक्चर में जो है पेट्राडूरा जो तकनीक का प्रयोग किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया शाहजहां में जो आर्किटेक्चर हैं उन्होंने किसका प्रयोग किया था, तो पेट्राडूरा पत्ती का जो है इन्होंने प्रयोग किया था। ये जो है पत्थरों पे कला बनाने की जो एक कला है, जो सजावटी कला माना जाता है, तो इससे आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंध है। यानी जहांगीर की कब्र कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जहांगीर की कब्र जो है लाहौर में स्थित है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। देखिए जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था, समझ रहे हैं आप, लाहौर में जो है इनको दफनाया गया था और भी इनके भाइयों को अलग अलग तरीके से दफनाया गया था। तो लेकिन जहांगीर यदि आपकी पूछे जाए जहांगीर की, और जहांगीर में कला वास्तु का जो बहुत ज़्यादा हुनर था, तो ये लाहौर में दफनाए गए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की जो नृत्य करती जो लड़की है, यानी कांस्य की प्रतिमा जो वहाँ पे निकली है, तो यही पूछा है उन्होंने कि कौन सी प्रतिमा है, तो कांस्य की प्रतिमा है। और ये किसका उदाहरण है, ये चोल काल का उदाहरण है, पूछा भी जा सकता है। ये आपका चोल काल का उदाहरण है, चोल काल का उदाहरण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा पेले जो है ब्राजील के खिलाड़ी हैं, और आपका डिपो बेकमर्ट जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, और पाउली रेजी जो है ये स्पेन के खिलाड़ी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए पिल्ले के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, पिल्ले जो है ब्राजील के खिलाड़ी हैं और इनका निधन हो चुका है 29 दिसंबर 2022 में। इनका निधन बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 2012। 2012 में जो है पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी 11वीं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। आपको बता दूं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से शुरू होकर 2012 में खत्म हो गई थी। यह योजना जो समावेशित विकास पर जो है केंद्रित थी। पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार ये लीजिएगा कि ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना वो किस पे जो है निर्भर थी, तो समावेशित विकास जो है उस पर वो जो है ये केंद्रित थी। और पहली पंचवर्षीय आपको पता होगा 1951 से 1956 तक चली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधी मुद्दों के जो संदर्भ में EPFO का पूर्ण रूप क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका एम्प्लॉइज जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो ये है ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछी भी गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान का भाग कौन सा भाग ऐसा है जो संसद के गठन, संरचना, अवधि और आपका अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषताओं को, शक्तियों को प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो 5वां भाग, जो सबसे बड़ा भाग है वो 5वां भाग है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के में जो 5वां भाग है वो सबसे बड़ा भाग है, जिसमें आपका संसद का गठन, आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। इसमें अनुच्छेद 79 से और 122 अनुच्छेद तक आपके शामिल हैं। जो सबसे बड़ा भाग यहाँ पे ये बताया गया है, जिसमें आपकी संसद का उल्लेख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित है। इनमें से कौन सा युग्म सुम्मिलित है। तो तीसरी बुद्ध जो परिषद की योजना हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, ये सुम्मिलित है। और बाकी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कश्मीर में नहीं, ये नहीं हुई थी। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। देखिए पहली बहुसंगति 543 ईसा पूर्व से 542 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। BC होती है बिफोर क्रॉस, यानी कि ईसा मसीह के टाइम से पहले जो है ये राजगृह में हुई थी। प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी, ये अजातशत्रु द्वारा आयोजित की गई थी। पूछा जा सकता है, पहली का पूछा जाता है कि पहली जो बौद्ध संगति थी वो किनके बीच हुई थी, तो अजातशत्रु के बीच। दूसरी बौद्ध संगति आपकी वैशाली में हुई थी, और तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी कश्मीर में हुई थी। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन यदि आ गया तो आप कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी। तो आपको बताना है कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी मानवाधिकार आयोग की। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। इसमें वर्तमान समय में 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य होते हैं, एक मुख्य होता है और 3 अन्य होते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति इसके अध्यक्ष रह सकते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? या तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो सेवानिवृत्त हो चुका हो, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हो वो ही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम वायुमंडलीय दाब का एक भूमध्य रेखा क्षेत्र जहाँ पे पूर्वी हवाई परिवर्तन होती है तो उसे क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम देखिए भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, ये भूमध्य रेखा बीचों बीच से होकर गुजर रही है आपकी, और उसके जो आसपास का ये जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो ये क्षेत्र है, इसे जो है 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को डोलड्रम कहा जाता है। यहाँ पे शांत हवा का क्षेत्र होता है, इसे डोलड्रम कहा जाता है। कई बार मैं एग्जाम में आपको बता चुका हूँ, जो हमारे क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें भी आपको बता चुका हूँ। गाइस यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हाथ से लिखकर आपको नोट्स बना के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको दे रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करना बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984 में के जो नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा काशीराम। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारी सीरीज चल रही है, तो काशीराम ने जो है इसकी स्थापना की थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेप्टिक जो मिशन होता है इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा जो है कम क्षेत्रों वालों के दरवाजे में सुधार करने के लिए प्रारंभ किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरक्षण ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात करता हूँ, अगर 2.2 की बात करते हैं तो 2 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, और इंद्रधनुष मिशन की बात करता हूँ तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। लेकिन इंद्रधनुष 2.0 जो शुरू हुआ था वो 2 दिसंबर 2019 को हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। मनोज सिन्हा जो 2020 का करंट अफेयर था उस टाइम पे मनोज सिन्हा वहाँ के जो है राज्यपाल रहे थे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सामवेद को भारतीय प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा संगीत और कला से संबंधित है ये जो सामवेद है। तो सामवेद जो है आपका वेद है, और इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ यहाँ से। इस क्वेश्चन से हो सकता है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन पाए। तो सामवेद के बारे में बात करते हैं। सामवेद की जो जड़ें हैं वो सामन से हुआ है, जिसकी जड़ें वो सामन से ली गई हैं, जिसका अर्थ है धुन, यानी धुन मतलब आपका राग जो होता है, यह धुनों का संग्रह है। आपको पता होगा सामवेद धुनों का संग्रह है। सामवेद मंत्रों की जो पुस्तक है उसमें 1549 सूक्त हैं। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि कितने सूक्त हैं सामवेद की पुस्तक में, तो 1549 सूक्त हैं। सभी भजन जो हैं आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं जितने भी है, लेकिन 75 ऐसे हैं जो आपके सामवेद से लिए गए हैं। ये जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए थी। चलिए बात करते हैं, यह वेद जो है भारतीय संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संगीत के लिए महत्वपूर्ण वेद कौन सा है? सामवेद है। और इसमें ध्रुपद जो राग है वो है। इसमें कई बार पूछा गया है कि जो ध्रुपद राग है वो कौन से वेद से लिया गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सामवेद। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको होनी चाहिए थी, जिससे आपके दिल्ली पुलिस में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो उसे आप ईजिली कर पाएँ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो सही आंसर हो जाएगी प्रकाश। आपको पता होगा प्रकाश जो आपको पता होगा प्रकाश जो आता है और उससे विद्युत जो हमारी बनती है यानी बिजली बनती है। आपको पता होगा जो भी सोलर सेल लगी हुई हैं उससे रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए एक सौर जो फोटो वोल्टेज सेल होती है सिलिकॉन की, इस तरह की जो सामग्री से बनी होती है जिससे कि बिजली बना सके, यानी अर्धचालक होती है। कई बार पूछा गया है कि वो जो प्लेट होती हैं वो क्या होती हैं? अर्धचालक होती हैं। और प्रणाली बिजली जो उत्सर्जन करती है यह जो है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, यानी सूर्य के प्रकाश के जैसे ही सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आएंगी यहाँ ये तो ये बिजली बनाना शुरू कर देंगे। और आपको अगर पंखा वगैरह आप चलाते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप चला सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा एक मैप की तरह से समझाने की, जिससे आप पूर्ण रूप से उस चीज़ को समझ पाएँ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमित समय अवधि यानी कि रेगुलेशन टाइम जो होता है आपका वो कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 120 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि उसमें जो है 120 मिनट मिलते हैं वो खेलने के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वास्तुकला की जो सर्की शैली है किस आधुनिक राज्य से संबंध रखती है? तो वास्तुकला की जो सर्की शैली है वो उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। कुछ इसके बारे में नोट जान लेते हैं। जौनपुर के सुल्तानों के जो सर्गी वंश था, यानी जो जौनपुर की तरफ जो था सर्गी वंश था, उनके जो संरक्षण में इसका जो है निर्माण किया गया था सर्की शैली का। आपको बता दें जौनपुर की जो जामा मस्जिद है वो सर्की शैली का उदाहरण है। पूछा जा सकता है और कौन सी ऐसी इमारत है जो सर्की शैली में बनी हुई है या उसका उदाहरण है, तो आपका जौनपुर की जामा मस्जिद हो जाएगी आपका इसमें। और आपका जौनपुर की अटाला मस्जिद जो है वो भी इसका उदाहरण है, और लाल दरवाजा मस्जिद जो है वो भी इसका उदाहरण है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थे ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक ये जो है बजट जो आपका भाषण में 500 करोड़ के व्यय जो वाली ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई थी, जो टमाटर, प्याज और आलू पटेटो की फसलों में आपूर्ति को स्थिर करने के लिए कीमतों में जो अस्थिरता है उन्हें पूरा करने के लिए भारत में जो टीओपी फसलों को उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए की जाती है। तो सही आंसर है 2018-2019 में जो है ये कराई गई थी। आपको बता दूं टमाटर, प्याज और आलू की जो कीमतों में अनियमित उतार चढ़ाव होते हैं, नियंत्रण करने के लिए, जो सीमित करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। आपको बता दूं इसका उद्देश्य किसान उत्पादन संगठनों जैसे प्रसंस्करण सुविधाओं, कृषि रसद और पेशावर जो प्रबंधन होते हैं उन्हें बढ़ावा देना इसका जो है मुख्य कार्य है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का जो पर्वतीय शिखर है, जो पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है वो कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका देवमाली जो है ये पूर्वी घाट का जो है पर्वत शिखर है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिसके बारे में थोड़ा बता दूं, इसकी जो चोटी है वो लगभग आपको बता दूं मैं 1672 मीटर है। ये जो है 1672 मीटर है। पूछा जा सकता है कहाँ पड़ती है, तो उड़ीसा राज्य में देवमाली ये कहाँ पड़ती है? उड़ीसा राज्य में पड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ओडिशा आपको याद रखना है, ये जो चोटी है वो कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। और आपको बता दूँ उड़ीसा की जो कोराटपुर जिले में ये जो पड़ती है पूर्वी घाट में स्थित सबसे ऊंचा शिखर है ये उड़ीसा में। और इसके बारे में आपको और भी जानकारी मैं देने वाला हूँ यहाँ पे। तो देवमाली उड़ीसा में स्थित है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये देवमाली कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में, कितने मीटर ऊंची है? तो आपको बता दूं यहाँ पे मैंने बता दिया 1672 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो लगभग आपको ये क्वेश्चन से इतनी जानकारी होना बहुत ही जरूरी था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थुम्बा इक्वेटोरियल जो है रॉकेट लॉन्चर स्टेशन आपका कहाँ पर स्थित है, कि आप किसके पास स्थित है? तो आपको पता होगा तिरुवनंतपुरम में। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा जा सकता है इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 21 नवंबर 1963। तो 21 नवंबर 1963 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। आपको बता दूं मैं इसके बारे में, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित है, यानी इसरो द्वारा संचालित है। ये इसरो द्वारा संचालित किया जाता है। आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाए तो आपको ये याद रखनी है। इसे जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कई बार सवाल पूछा गया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है ये। और सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है आपको बता दूं उसकी स्थापना कब हुई थी, तो हरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन जो है उसकी 1971 में जो है स्थापना की गई थी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो आपको पता होगा श्रृंगार जो है एक राग नहीं है। राग भैरवी, पूर्वी और आपका हिंडोल जो है ये सारे राग हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कुका आंदोलन जो है असम में नहीं हुआ था, ये सम्मिलित नहीं है। आपको पता होगा फौजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, और मोपला विद्रोह आपका मालाबार में हुआ था, और पालीगिर जो विद्रोह हुआ था वो कुरनूल में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अभी आपको याद रखने हैं। लेकिन ये वाला जो है आपका जो है कुका विद्रोह जो है असम में नहीं हुआ था, ये गलत है इसमें। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो आपको पता होगा 1986 में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो स्वच्छता जो कार्यक्रम शुरू किया गया था 1996 को जो है किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम्मिलित भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है, यानी कि समिति की बात करते हैं जो चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो आपका इंद्रजीत गुप्ता जो समिति है वो चुनाव से सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप जो सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 बार। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लगभग 7 बार उन्होंने जो है इसमें शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेफ्राइटिस एक जो है चिकित्सा स्थिति है जो कि प्रभावित करती है तो आपका वक्र यानी किडनी को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ माननीय सदस्य नहीं है? तो आपको पता होगा जया बच्चन इसमें जो है पदस्थ नहीं है। आपका और सुब्रमण्यम जसवामी वो भी है, सोनल मानसिंह भी है, और रूपा जो गांगुली है वो भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रणब मुखर्जी हैं जिनका अगस्त 2020 में निधन हुआ था। कौन है? तो आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति रहे हुए हैं। कौन से नंबर के थे? आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 13वें नंबर के जो है यहाँ पे ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या
जो है वो कितने अंक की कर दी गई थी? तो सही आंसर होगा 6 अंक। 6 अंक होते हैं, अगर चेक की संख्या आपको बताई जाए तो उसमें 6 अंक आपके होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में जो पोलज शब्द है, पोलज शब्द का जो निष्कर्षण किया गया वो कैसा है? तो सालाना खेती जो योग्य भूमि है उसे पोलज कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो खादर और बंगर निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? तो आपको पता होगा कछार, यानी कि जिसे एलुवियल कहते हैं, तो कछार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी दिल्ली पुलिस में भी कई बार इस पुस्तक पूछी गई हैं और अदर एग्जाम में भी पुस्तक जो पूछी जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष की जो पुस्तक है ये द शैडो लाइन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में हमें जय हिंद जरूर लिखना यदि आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऐतिहासिक जो सीढ़ीदार जो कुएँ हैं, कुओं यानी कि बावली, अग्रसेन की जो है बावली कहा जाता है जिसे, तो सही आंसर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, वो जो है दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान 1991 को दिया गया था प्रथम बार, उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो सही आंसर है किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो हिंदी साहित्य के लिए ये जो है प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से हम्पी कर्नाटक में पड़ता है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है और भीमबेटका छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता है। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? यानी कि स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो उसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उदाहरण है। तो हाइग्रोमीटर, आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। ये यंत्र होते हैं बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और एनोमोमीटर आपके इसमें जो है, तो हाइग्रोमीटर से आपकी वातावरण का जो सापेक्ष आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, वो मापी जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक जो नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो 48वां, तो 48वां स्थान रहा था। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 दिसंबर 1901 को स्थापित जो कमीशन की गई, यानी डिगबोई तेल जो रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी में से एक मानी जाती है। ये कहाँ पर स्थित है? तो असम, डिगबोई असम में स्थित है। कब स्थापना हुई थी? 1901 को इसमें जो है इसकी स्थापना हुई थी। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योनो, यू ऑन, इसका जो फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि किसके द्वारा पेश किया गया है ताकि उसे उपभोक्ताकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने की समक्ष बनाया जा सके। तो सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो 2010 में किए गए थे। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस की 6000, 10,000, 11,000 भर्ती लगातार इसमें जो आई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2021 से चेक के लिए साक्षरता जो सकारात्मक जो भुगतान जो प्रणाली है आपका शुरुआत करने की जो निर्णय लिया गया था, तहत किसके तहत, मतलब आधुनिक के भुगतान और प्रमुख विवरण की दोबारा प्रस्तुति करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। तो सही आंसर है 50,000। तो 50,000 जो है इसकी राशि रखी गई थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम। कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्च इंजन नहीं है। आपको पता होगा हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है देखने को। तो आपका रूफा जो आपका सफारी है ये जो है सर्च इंजन नहीं है, बाकी सारे सर्च इंजन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? तो इंटरनेट की विशेषता नहीं है ये बतानी है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय, जो आपका उच्च न्यायालय है जो है यहाँ पे ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए MS वर्ड जो MS एक्सेल है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन और जो स्प्रेड शीट होती है दोनों का नाम दर्शाता है? तो सही आंसर हो जाएगा टाइटल बार। टाइटल बार से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, करीब हर शिफ्ट में टाइटल बार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आने वाले समय में यदि आपका एग्जाम है तो आपको टाइटल बार वगैरह सारी चीज़ पढ़ने पड़ेंगे, ये तभी आप समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक रिएक्टर जो फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑल, जो आपकी अलाइनमेंट है ये जो है फॉर्मेटिंग वाला सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से
जो है किस मेनू टैब का प्रयोग किया जाता है? पेज सेटअप जो आपका होता है विकल्प उपलब्ध होता है, तो सही आंसर है पेज लेआउट। पेज लेआउट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में से एक क्वेश्चन पेज लेआउट का आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में जो टेबल में जो कॉलम होती है, कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो सही आंसर है टेबल जो है प्रॉपर्टीज जो होती है उसका यूज उसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल जो हेडर में होता है, हेडर में पाई जाने वाली एक जो फील्ड सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन कॉपी। सीसी का पूर्ण रूप कई बार पूछा गया तो कार्बन कॉपी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल में जो सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सत्य है? असत्य है। इसमें सत्य नहीं असत्य पूछा है, तो ये 3 आपके सत्य हैं और ये वाला असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। एमएस एक्सेल में लैन जो फंक्शन होता है निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो लैन फंक्शन आपका टेक्स्ट में आता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में जो पैराग्राफ होता है एक वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा कंट्रोल, आपको यहाँ पे लिख रहा है कंट्रोल ए, जो किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं आप, तो कंट्रोल ए से वाक्य के सेलेक्ट करने के लिए उस पर कंट्रोल और ही दबाया जाता है तभी आपका सेलेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन। इसके बाद हम रीजनिंग के पोर्शन में चलते हैं। रीजनिंग का पोर्शन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं गाइज। रीजनिंग का पोर्शन हम देख लेते हैं। आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो पार्ट 3 है हमारा, उसका रीजनिंग का पार्ट देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप देखिए एक सीरीज़ दी गई है आपको। इस सीरीज़ में आपको जो है कम्प्लीटली देखना है कि कौन सा पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख के देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। आपको इस तरीके से वहाँ पे नहीं करना है, वहाँ पे आपको डायरेक्टली देखना है कि क्या चीज़ इसमें जो है लगी हुई है। अब देखना यहाँ पे जो है बहुत लंबी संख्या आ रही है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको देखता हूँ, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है यहाँ पे इसमें कितना जुड़ रहा है बच्चों, यहाँ पे 54 जुड़ रहा है, इसमें +54 हुआ है। उसके बाद यहाँ से मैं देखता हूँ यहाँ पर कितना जुड़ा है, यहाँ पे 56 +56 जो है यहाँ पे जुड़ा है। और उसके बाद मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो यहाँ मुझे कितना जुड़ा है, 360, यहाँ 360 जुड़ा है। और अगर यहाँ 370 जुड़ा है यहाँ पे, और तो आगे कितना जुड़ना चाहिए बच्चों? तो आगे 372 जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे 372 अगर मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 54, यहाँ 56, फिर यहाँ 70, तो 72 जुड़ना चाहिए। तो सही आंसर आपका आ जाएगा 445, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सवाल में कन्फ्यूजन था उन्हें, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जो है डबल गैप में जो है ये आपकी श्रृंखला हो रही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए पासे की जो है एक जो स्थिति है वो खुला पासा जो दर्शाया गया है, आपको ये किस तरीके से करना है आपको बता दूं मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर ये वाले बाहर वाले फलक होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इन्होंने एफ के विपरीत ही पूछा है, तो मात्र 1 सेकंड आपको इस सवाल में लगी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी या 4 आपका सही हो जाएगा। और भी मैं अगर बताऊँ, एच के विपरीत आपका डब्ल्यू हो जाएगा और क्यू के विपरीत आपका ई हो जाएगा। अगर पूरा पासा आपको सोल्व करना है, एफ के विपरीत आपका जे हो जाएगा। तो आप बहुत ही ईजिली इस सवाल को कर पाएंगे। अगर ऐसा पासा अगर आ जाता है आपका तो 1 नंबर आपका फ्री का है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी श्रृंखला है और श्रृंखला को आप देखना है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए गाइस जिसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं जो है उतार लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसमें आपका हर सवाल गैप से हो जाएगा। यदि आप गैप्स जानते हैं तो आपका हर सवाल गैप से हो जाएगा। मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको करता हूँ। अगर मैं 97 में 1 की क्यूब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, 1 की क्यूब, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ गैप देखूँ तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना गैप आ रहा है। 4 का गैप आ रहा है। 4 8 4 12 और यहाँ 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 8 8 16, यहाँ 8 का आ रहा है, यानी ये कितना हो गया, ये 2 की क्यूब हो गई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है 3 की क्यूब कितनी होती है, 27 होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 4 की क्यूब कितनी होती है बच्चों, 4 की 1 2 3 4 की क्यूब होती है आपकी 64, ठीक है। 4 3 7 यहाँ पे 64 हो रहा है। तो 1 की क्यूब हो गई है, ये 2 की क्यूब, ये 3 की क्यूब, ये 4 की क्यूब, तो आगे 5 की क्यूब जुड़ेगी, यानी कि 125 इसमें आप और ऐड कर देंगे। और 125 अगर आप ऐड करते हैं तो 322 आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। गैप से 99% सवाल ऐसे होते हैं जो गैप से आपके हो जाते हैं। 1% सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आपको सारे सवाल जो है गैप से देखने हैं। यदि आपकी पेपर में कोई भी श्रृंखला आ जाती है तो आपको पहले वो गैप से जो है देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब। मैं आपको बता चुका हूँ मिरर और आपका जल प्रतिबिंब दोनों बता दिए मैंने। अगर आप यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं, यहाँ पे ये पूछा दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। जो इधर चीज़ होती है वो इधर आ जाती है। और
अगर आप जल प्रतिबिंब देखते हैं तो अप और डाउन चेंज होते हैं उसके, तो आप इसे देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाली चीज़ उठा के इसको जो है यहाँ पे छाप देंगे, तो ए कैसा हो जाएगा, एस ऐसा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे इसमें देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल जो है क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें गाइस बताया गया है निम्न वैन आरेख में आपको पंचभुज नाविकों को दर्शाता है, यानी कि आपको पंचभुज जो है आपका नाविक को दर्शाता है। तो पंचभुज कौन सा है आपका, ये वाला, ये नाविक को दर्शाता है। यहाँ पे आप नाविक लिख सकते हैं, इस प्रकार आपको लिख लेना है पेपर में भी। नाविक को दर्शाता है, व्रत महिलाओं को दर्शाता है। जो व्रत है ये किसे दर्शाता है, ये महिलाओं को दर्शाता है। महिला को लिए एम लिख सकते हैं आप अपनी सुटेबल तरीके से, जो भी आपको लगे। उसके बाद इन्होंने कहा है जो समचतुर्भुज है वो जो है अशिक्षित तो को दर्शाता है, यानी कि ये जो है अशिक्षित को दर्शाता है। यहाँ पे ए लिख सकते हैं आप अपने उसके अनुसार। और संख्या विशिष्ट वर्ग में लोगों की संख्या को दर्शाता है। अब इसमें पूछा है उस संख्या कितनी महिलाएं जो है नाविक हैं जो अशिक्षित नहीं हैं। ऐसी महिला जो कितनी हैं जो नाविक हैं और अशिक्षित नहीं है, यानी जो अशिक्षित के पाले में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 34 जो आ रहा है ये ऐसी महिलाएं हैं जो नाविक और अशिक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या दर्शाना है, यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो दर्शाना है आपको। ये देख लीजिएगा, यहाँ से ये नीचे करके थोड़ा बड़ा कर दिया है और ये यहाँ थोड़ा हल्का कर दिया है। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो है आपका यहाँ इधर था इधर आ जाएगा, ये यहाँ था तो इधर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ईजी तरीके से आप इन सवालों को कर पाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्लस और माइनस भाग आपको ये करना है। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे गुना है वहाँ भाग कर दो और जहाँ भाग है वहाँ गुना कर दो। सिंपल ये चीज़ आपको देखनी है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ 86 यहाँ पे प्लस है, तो प्लस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें माइनस से दिक्कत है। ये 5 हो जाएगा -42, भाग की जगह यहाँ गुना कर दीजिएगा, 28 हो जाएगा और गुना की जगह यहाँ पे भाग कर दीजिए। अब पहले आपको पता होगा कि बोर्ड मैथ्स के नियम से क्या होता है, पहले गुना होती है भाग होता है, आपको पता होगा इस चीज़ का। तो आप यहाँ पे कर देंगे 14 दूनी 28 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ बराबर 7 आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना है, और यहाँ 86 है ये वाला, और प्लस यहाँ पे 4 5 11 हो जाएगा, 8 1 9, और यहाँ पे ये माइनस है, -21 इसमें जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपको और क्या चाहिए। यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पे शायद भाग होगा, ये वाला थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है इसमें, हो सकता है ये वाला भाग हो। चलिएगा यहाँ पे जो है हम ये गलत कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो है ये किस तरीके से होना है, यहाँ पे 14 दूनी 28 हो जाएगा और 21 दूनी 42 आएगा। यहाँ 42 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 4 5 11 91, और आपका यहाँ पे -84 हो जाएगा, क्योंकि 42 दूनी 84 होते हैं ना, तो दूनी 4 84 जाएंगे तो 7 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो है इसमें गलती हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर आप थोड़ी भी गलती कर रहे हैं वहाँ पे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इस तरीके से दिया गया है, ये आकृति जो है इस तरीके से घुमा दी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आकृति घुमानी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देख लीजिएगा आप किस तरीके से इधर घुमा दीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल बहुत इजी तरीके से आप करेंगे। बहुत सारे बच्चे इनमें कन्फ्यूजन आके गलती कर देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों आपको गलती। चलेगा इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन तो आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इनकी वैल्यू को जोड़ दीजिएगा, 5 और 5 10 और 7 17 + 3 कितने हो जाएगी 20 20 आपका सही आंसर हो है। उसके बाद यहाँ पे 8 9 और 8 17 और 9 और 26, और यहाँ पे 1 और जोड़ देंगे तो 27 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल है बच्चों, अगर आप इनको टाइट कर देंगे, अपने माइंड से थोड़ा प्रेशर ले लेंगे तो ये आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं 5 के विपरीत क्या होगा। अब 5 कॉमन है इसमें। अब 5 जब कॉमन होता है, जो चीज़ गायब होती है वही उसका विपरीत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1 सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। जो विपरीत होता है उसके वो गायब होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताया गया है पूर्ण आकृति जो है अंतर्निहित है, जो अंतर्निहित आकृति है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्निहित आकृति यहाँ पे दिख रही होगी आपको। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से 3 किसी प्रकार से संबंधित हैं, यानी कि निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। तो थर्ड में असंगत है, देख रहे हैं आप किस तरीके से। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो ऊपर है वही आपका यहाँ पे 2 4 6 ये 6 भुजा वाला है, और 2 4 ये 5 भुजा, 1 भुजा घट रही है। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, और यहाँ 2 4 5 है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पे सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का। उसमें यहाँ पे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे ये जो था स्टार यहाँ था और यहाँ से ये यहाँ गया है,
उसके बाद ये वाली चीज़ें भी यहाँ चली हैं, तो आपका ये वाला पोर्शन यहाँ पे पहुँच जाएगा, डमरू ये जो है ये वाला ये यहाँ पहुँच जाएगा, स्टार यहाँ पहुँच जाएगा और ये सीक्वेंस में लग जाएंगे पूरे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही निश्चित प्रकार की जो समानता है और एक असंगत है वो आपको ढूंढनी है। तो 4 आपको दिख रही होगी असंगत है, देख लीजिएगा यहाँ पे ये इसको ऐसे पलट दिया है, इसको ऐसे पलट दिया है, इसको ऐसे पलट दिया, लेकिन इसको ऐसे पलटने के बाद ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ये आकृति पूर्ण करनी है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा आकृति पूर्ण करने के लिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ज़्यादा समय मैं आपको नहीं लूँगा जिससे कि आप बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें कर पाएँ। यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको फ्री के मिल जाते हैं अगर आप थोड़ा सा भी उनमें एफर्ट लगाते हैं। अगर आप इसमें गलत करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये आकृति किससे मिलती जुलती है, किससे मेल खाती है। तो यहाँ पे जिस बच्चे ने इस आकृति को इधर से देख लिया, यहाँ वो गलत कर देगा इस सवाल को। यहाँ से देखना है, यहाँ से ये आकृति का जो चिन्ह है ये यहाँ आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में इस सवाल को बहुत ज़्यादा गलत कर जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे दूसरी ये पूछा है, यहाँ पे जो दिया गया है तीसरी आकृति में जो है संबंध बताना है आपको। तो संबंध बताने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला माइनस, ये स्टार, ये वाला, तो ये आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इन सवालों को बहुत जल्दी से हम कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इन सवालों में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंदर अपने उस मित्र को 1 वर्ष के साधारण ब्याज के यानी ब्याज के रूप में 4160 रुपये का भुगतान करता है, जिससे उसने 8% वार्षिक ब्याज दर पर धनराशि उधार ली थी। रविंदर ने अपने मित्र से जो है कितनी उधार ली थी, जो धनराशि थी वो कितनी उधार ली थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो चलिए सिंपल बात है, 1 वर्ष का समय दिया गया है, आपको धन ब्याज सब चीज़ दी गई है, तो आपको मैं डायरेक्टली मूलधन आपको निकालना है। तो मूलधन का आपको बताता हूँ। मूलधन किस तरह का मूलधन होता है हमारा पी, हम इसे पी से डिनोट करते हैं। तो हमें पता चल गया है ये हो जाएगा ब्याज। तो ब्याज जो हमें मिला है उसके बाद 100 बटे कितना % है, दर, यानी कि दर हम याद कर सकते हैं, और यहाँ पे वर्ष यानी कि समय, यहाँ समय आप कर सकते हैं, बराबर आपका आ जाएगा मूलधन। चलिए देखते हैं मूलधन कैसे आता है। तो 4160 रुपये हमने यहाँ लिखा, 100 कर देंगे 8 × 1। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ से भाग देंगे, 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16। तो सिंपल वे में आपका 52,000 आपका जो है आ गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ऐसे सवाल बहुत ही नॉर्मल हैं, आपने नहीं देखी है तो मैंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक वहाँ से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। एक कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है और इतने को आपको क्या लिखना है ये बताना आपको। यहाँ पे अगर देख सकते हैं, अगर आप लगा सकते हैं एफर्ट, यहाँ पे डी जो है 4 पर है, तो किस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो एशिया महाद्वीप आ जाएगा इसका आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया जो है आपको 125, 40, 50, ये जो है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं इसको। चलिए गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको करेंगे यहाँ पे 25 + 14 और इनका 2 गुना करेंगे और प्लस इसमें 14 जोड़ देंगे तो आपका 92 आ जाएगा। बात करते हैं इसी प्रकार 52 + 16 और इंटू इसका सेकंड करते हैं, प्लस इसमें क्या है 16 ऐड कर देंगे तो आपका 152 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 40 + 15 जोड़ेंगे और इंटू 2 करेंगे प्लस 15 जोड़ेंगे तो आपको पता है 125 आ जाएगा। डेफिनेटली मैं यहाँ से डायरेक्टली का सवाल कर सकता था, मुझे यहाँ पता है 5 आ रहा है तो लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आए थे, स्किप करके आए थे, तो गलत किया था उन लोगों ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए, जो असंगत हो बच्चों, जो इनमें बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं मेल खा रहा हो वो वाला आपको यहाँ पे बताना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, चलिए गाइस देख लेते हैं। यहाँ पे ये कितने पर है, के जो है 11 पर है और ये 8 पर है, ये 4 पर है। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये 20 पर है, ये 17 पर है, ये 13 पर है। यहाँ पे देखता हूँ थर्ड ऑप्शन ये 12 पर है, ये 9 पर है, ये 6 पर है, ये 8 पर है, ये 5 पर है, ये 1 पर है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितने आई, 8 3 11 माइनस और यहाँ पे -4, ठीक है, -3 -4, बहुत अच्छे। यहाँ पे -3 और -4 होना चाहिए था लेकिन -4 नहीं हुआ है, -3 हुआ है। यहाँ पे देखते हैं -3 और -4, तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे -3 हो रहा है जबकि होना चाहिए था यहाँ -4। ऐसे सवाल को बहुत ईजी तरीके से आप कर पाएंगे। तो गाइज रीजनिंग का पोर्शन